इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को कवर करेंगे और इसमें मैं 2021 के फरवरी और मार्च शिफ्ट के क्वेश्चंस को और 2019 के क्वेश्चंस 2020 के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहला है द टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट गेट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इन प्रेजेंस ऑफ O3 इज़। तो देखो ये स्मॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले हम स्मॉग की पूरी थ्योरी देख लेते हैं। एज़ यूजुअल हर जगह हम पूरी थ्योरी देखते आए हैं, इसके पहले वाले वीडियोज़ में भी। तो स्मॉग, दो तरह के स्मॉग होंगे। एक होगा क्लासिकल स्मॉग और दूसरा होगा फोटोकेमिकल स्मॉग। तो दो तरह के हैं। अब इसमें क्या क्या है। जो क्लासिकल स्मॉग होगा ये कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट में होगा। जब कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तभी होगा। और वैसे मैं स्मोक के बारे में बता देता हूँ। ये दो टर्म से बनता है, स्मोक प्लस फॉग। SMO इसका लिया जाता है और G इसका लिया जाता है, स्मॉग। तो क्लासिकल स्मॉग जो होगा, जो फर्स्ट टाइप है, वो कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट में फॉर्म होगा और इसमें स्मोक प्लस फॉग स्मोक होगा। ये स्मोक प्लस फॉग प्लस SO2 मिक्स होगा। अब SO2 आपको पता है रिड्यूसिंग गैस है। बेसिकली इसकी खुद की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज करने की होती है और सामने वाले को ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ये मिक्सचर इसमें होता है और सिंस SO2 के प्रेजेंस होने के कारण ये सामने वाले स्पीशीज़ को रिड्यूस करेगा, तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग स्मॉग। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो ये इसकी स्टोरी हुई। अब फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या है, इसके लिए वार्म, इसीलिए इसने डे लाइट दिया है। वार्म डे एंड सनी क्लाइमेट होना चाहिए। सनी क्लाइमेट, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या होता है। इसमें हमारे पास स्मोक होगा, इसके साथ हाइड्रोकार्बन गैसेस, ओजोन बेसिकली ऑक्सीडाइज करता है। इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है। तो ये इसमें प्रेजेंट होता है। और सिंस लार्ज क्वांटिटी में NO2 होने के कारण, ठीक है, इसकी जो टेंडेंसी होगी वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होगी। ठीक है, ओजोन है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। यही पूरी स्टोरी है इसकी। अब थोड़ा सा और इसमें एक कॉन्सेप्ट और अगर हम कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा हमारा। बेसिकली क्या है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, पूरा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, दो पार्ट में बटा हुआ है। ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जनरली ये 10 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर सी लेवल से। और स्ट्रेटोस्फेयर ये 10 से 50 किलोमीटर का है। स्ट्रेटोस्फेयर अब इसमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो ट्रोपोस्फेयर का ओजोन होता है हाईली अनडिज़ायरेबल, हम नहीं चाहते हैं ये रहे। जो स्ट्रेटोस्फेयर का ओजोन है ये डिज़ायरेबल, क्योंकि ये UV लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। UV रिफ्लेक्टर इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर को ये बचा लेता है। और ये जो ओजोन है, ठीक है, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन से, यही स्मोक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक का हाइड्रोकार्बन है, ये इस ओजोन के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है, एक्रोलीन इसको कहेंगे। और तीसरा है CH3C डबल बॉन्ड O, पेरोक्सी लिंकेज है इसमें, एंड NO2, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसको कहते हैं, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन ये देगा। ये है एक्राइलो
सॉरी एक्रोलीन है, एक्रोलीन। तो ये पूरी स्टोरी अगर आप याद रखोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा स्मॉग का। इतनी कहानी है हमारे पास स्मॉग के बारे में। तो अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये डे लाइट कह दिया, तो डे लाइट का मतलब ये फोटोकेमिकल स्मॉग ही फॉर्म होगा, और फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन मैंने बता दिया, फोटोकेमिकल स्मॉग का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है HC जो मैंने लिखा हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, हाईली पॉल्यूटिंग हैं, ठीक है, एक्रोलीन, पैन एंड फॉर्मल्डिहाइड ये फॉर्म करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग विल बी द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट आते हैं, द ग्रीन हाउस गैसेज इज आर। तो मैं यहाँ पे ग्रीन हाउस की पहले थ्योरी बता देता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल यही होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें क्या क्या जानना है, कितना जान ले तो हमारा कोई क्वेश्चन ना मिस हो। तो ग्रीन हाउस के गैसेस कौन कौन से हैं, CH4, ओजोन होगा, N2O होगा, इसमें CCl2F2 होगा एंड H2O होगा। इतने गैसेस हैं, इसको ग्रीन हाउस गैसेस हम कहते हैं। अब इसमें ये प्राइमरी होता है और ये मोस्ट इफ़ेक्टिव ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि देखो जो CO2 है वो एसिड रेन के थ्रू निकल जाता है। प्लांट भी बेसिकली CO2 को कॉन्टीन्यूसली इनहेल करके उसको O2 में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो बेसिकली इसका कंजम्पशन पॉसिबल है, लेकिन मीथेन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना तो ये एसिड रेन बनाता है ना इसको प्लांट कंज्यूम करते हैं। तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो एज इट इज़ मेंटेन रहेगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और ये मोस्ट इफ़ेक्टिव हीटिंग करता है एटमॉस्फेयर का, यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए मोस्ट अगर इफ़ेक्टिव कोई है तो वो हाइड्रोकार्बन यानी CH4 होगा। तो ये है। और जो N2O आता है ये फर्टिलाइज़र से आता है। जो मेन चीज़ है वो मैं बता देता हूँ जो ध्यान में रखना है, फर्टिलाइज़र एंड फॉसिल फ्यूल इससे आएगा। तो इतना ही है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। गैसेस आर, तो कार्बन डाइऑक्साइड यस, ऑक्सीजन नहीं है, O2 का तो कोई लेना देना नहीं है, वाटर वेपर है, मीथेन भी है। तो ACD विल बी द आंसर। तो कभी भी ग्रीन हाउस, इतना सिर्फ आप ध्यान रखो, कभी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, इसमें कह रहा है द रिड्यूसिंग स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। उसमें SO2 होता है, स्मोक एंड फॉग होता है। तो ये तो सेकंड, जो पहला क्वेश्चन में ही आया था, तो मैंने रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग दोनों बता दिया था। रिड्यूसिंग का दूसरा नाम था क्लासिकल स्मॉग और ऑक्सीडाइजिंग का दूसरा नाम था फोटोकेमिकल स्मॉग। नेक्स्ट आते हैं, यूट्रोफिकेशन का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रीज़न फॉर यूट्रोफिकेशन। अब पहले यूट्रोफिकेशन हम देखते हैं, इसके सारे मेन पॉइंट्स को मैं पहले बताता हूँ। यूट्रोफिकेशन का मेन पॉइंट क्या है, लेट्स चेक फॉर द मेन पॉइंट ऑफ यूट्रोफिकेशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यूट्रोफिकेशन, इसका मेन पॉइंट क्या क्या हमें जानना है। होता क्या है, जब आप केमिकल पॉल्यूटेंट पानी में डालते हो, ये वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो केमिकल पॉल्यूटेंट्स ये पानी में जाते हैं, इसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट करता है, बैक्टीरियल डाइजेशन होता है। बैक्टीरियल डाइजेशन के बाद जो वाटर होगा, क्योंकि बैक्टीरिया ऑक्सीजन को कंज्यूम करके ही सर्वाइव करते हैं, तो वाटर O2 डेफिशिएंट बिकम वाटर O2 डेफिशिएंट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल है वो मरने लगते हैं। एक्वेटिक एनिमल
डाइज वो मरने लगते हैं और इससे बायोडाइवर्सिटी जो होगा वो लॉस कर जाएगा। तो यही जो बायोडाइवर्सिटी इस पूरे चेन से लॉस होता है इसी को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी लॉस्ट। ठीक है, तो यही जो पूरा प्रोसेस है कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। अब व्हाट एल्स, ये तो हमने कर लिया, इसके अलावा क्या है? तो ये जो केमिकल पोल्यूशन होता है ये कहाँ से आता है? कुछ कुछ इसके बारे में दिया हुआ है तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र से आता है, एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ ये। फर्टिलाइज़र में बेसिकली फॉस्फेट होता है, इसमें हैज़ फॉस्फेट, फॉस्फेट तो फॉस्फेट होता है विच सपोर्ट एल्गी, एल्गी को सपोर्ट करता है, इसीलिए एल्गी का ग्रोथ होता है और एल्गी भी ऑक्सीजन पे फीड करते हैं और फाइनली वो भी ऑक्सीजन का वाटर का ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरा है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स ये बायोडिग्रेडेबल हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो इसीलिए बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो ऑक्सीजन लेगा, तो ग्रो बैक्टीरिया, तो इससे भी फिर वाटर जो होगा वो डेफिशिएंट हो जाएगा। और एक टर्म और, पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल, पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल, पीसीबी, कभी भी पीसीबी आ जाए तो पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल याद होना चाहिए। ये बेसिकली ये भी वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्लिनजिंग सॉल्वेंट्स होता है इंडस्ट्रीज़ में, तो उसको जब हम किसी चीज़ को इससे क्लिनस करते हैं तो ये वापस वो फिर ड्रेन के थ्रू वाटर सोर्स में पहुंच जाता है। तो एक क्लिनजिंग सॉल्वेंट है, क्लिनजिंग सॉल्वेंट, और ये कार्सोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक, कैंसर जनरेटिंग। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है ये कैंसर जनरेटिंग है। तो इतना आप यूट्रोफिकेशन के बारे में ध्यान रखो, कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। कह रहा है कि इनकरेक्ट रीजंस कौन सा है यूट्रोफिकेशन के लिए? एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, ये तो यहाँ पे दिख भी रहा है, फर्टिलाइज़र तो है ही, डिटर्जेंट्स भी है, एक्सेस यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स भी है। डेंस प्लांट पॉपुलेशन इन वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ में डेंस प्लांट पॉपुलेशन, ये तो खैर ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि अगर प्लांट का पॉपुलेशन होगा वाटर बॉडीज़ में वो तो और O2 फोटोसिंथेसिस से O2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज़ दैट प्रिवेंट प्लांट ग्रोथ। ये तो इसका डेफिनेशन ही है कि जो आप बाहर से केमिकल वगैरह डालते हो उस पर बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल के लिए पानी के सारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे कि प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सिर्फ इसमें सी वाला गलत है, इनकरेक्ट पूछा था तो ओनली सी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? कह रहा है मीथेन लीड टू द बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। बिल्कुल सही है, ग्लोबल वार्मिंग में भी की जो लिस्ट है उसमें भी मीथेन प्रेजेंट है, CH4 प्रेजेंट है और इनफैक्ट ये मोस्ट इफेक्टिव भी था। अब फोटोकेमिकल स्मॉग में भी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन का ही कंपोनेंट है मीथेन। इनफैक्ट मीथेन ओजोन के साथ रिएक्ट करके पैन, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह प्रोड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। जो जो करेक्ट है उसको टिक करते चलते हैं। मीथेन इज़ जनरेटेड फ्रॉम द पैडी फील्ड्स, एकदम सही, मीथेन पैडी फील्ड से ही जनरेट होता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। मेरा जो इन्वायरमेंटल का वीडियो है उसमें भी ये सारी डिटेल्स मैंने लिखी हुई हैं, तो उसको भी आप एक बार देख लेना क्विक रिकैप के लिए। तो पैडी फील्ड, बेसिकली पैडी फील्ड्स में क्या होता है, ये एनारोबिक बैक्टीरियल के प्रेजेंस में जितने भी प्लांट्स हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो कार्बन हाइड्रोजन है वो मीथेन बना के रिलीज़ होता है।
मीथेन इज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वार्मिंग गैस, बिल्कुल सही है, वो तो मैंने बता ही दिया क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका कोई कंजम्पशन नहीं हो पाता है, इसीलिए मोस्ट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन CO2 है, बिल्कुल सही, तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। मीथेन इज़ द पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग स्मॉग, ये गलत हो गया, क्योंकि रिड्यूसिंग स्मॉग का जो पार्ट होता है वो SO2 होता है। इनफैक्ट ये तो फोटोकेमिकल यानी ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग का पार्ट होता है, तो इसीलिए ट्रू स्टेटमेंट में सिर्फ A, B एंड C आएंगे, ये आएगा। स्मॉग पहले ही क्वेश्चन में मैंने डिटेल बता दिया था स्मॉग का। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है, क्वेश्चन दे रहा है इसमें कि द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरेटेड बाय द थर्मल पावर प्लांट, एकदम सही है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट का एक वेस्ट होता है फ्लाई ऐश, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स लीड्स टू द यूट्रोफिकेशन, ये अभी मैंने बताया था कि फर्टिलाइज़र का फॉस्फेट और जो डिटर्जेंट्स है बायोडिग्रेडेबल, जो प्रीवियस क्वेश्चन में अभी आया था जस्ट, तो वो इसी से रिलेटेड, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट जहाँ पे आया था ये रहा, तो ये देखो डिटर्जेंट्स भी, फर्टिलाइज़र्स भी, ठीक है, ये सारे आते हैं इसमें, तो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट उसी से लिया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो बोथ इज़ करेक्ट, तो बोथ इज़ द करेक्ट का मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये 7th क्वेश्चन, द गैस रिलीज ड्यूरिंग द एनएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन, देखो एनएरोबिक है यानी कोई बैक्टीरिया नहीं है, वेजिटेशन, ठीक है, तो वही पैडी फील्ड वाला ही हो गया। एनएरोबिक डिग्रेडेशन आप वेजिटेशन का कराओगे तो हाइड्रोकार्बन ही रिलीज़ होगा, यानी मीथेन रिलीज़ होना है, ठीक है। तो मीथेन अब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ में जितने भी हाइड्रोकार्बन गैसेस होते हैं वो सारे के सारे कैंसर जनरेटिंग होते हैं, तो इसीलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग एंड कैंसर जनरेशन। इसका एसिड रेन से कोई लेना देना नहीं है, कोरोजन इन मेटल लेना ही मतलब ही नहीं है कि मीथेन वगैरह कोरोजन कर दे, और ये ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ओजोन होल के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रिस्पॉन्सिबल है, तो इसीलिए 7th का जो फर्स्ट होगा वो मैच हो जाएगा बेस्ट। नेक्स्ट आते हैं अब इसमें, ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल, इनफैक्ट ये तो डेफिनेशन ही है BOD का, BOD से ही हमें पता चलता है कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में कितना है, ओके। और जब हमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का पता चल जाता है तो उससे हम पता करते हैं कि क्या एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो जो BOD है इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, अच्छा यहाँ पे सेकंड केस में मैं लिख देता, वैसे यहाँ लिख देता हूँ, ये होना चाहिए 5 ppm और लेस, अगर 5 ppm और लेस है तो इसका मतलब हम मान लेंगे कि उसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, एंड इट कैन सपोर्ट द एक्वेटिक एनिमल्स। जब BOD की वैल्यू ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है। अब अगला है द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ BOD 6.5 ppm, ये गलत है, देखो इसका आइडियल जो होना चाहिए 5 ppm और लेस, जो नॉर्मल वाटर में होता है, ठीक है, और ऑप्टिमम ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, तो ऑप्टिमम ये 10 to 15 ppm तक जा सकता है, तो इतना होना चाहिए 10 to 15 के बीच में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, वाइल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ फॉल्स, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, गिवन आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग स्मॉग, कोई मतलब ही नहीं है, रिड्यूसिंग स्मॉग में जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है SO2, जो कि ऑक्सीजन का एलोट्रॉप नहीं है, अगर ऑक्सीजन का कोई एलोट्रॉप होगा तो वो ओजोन होगा, जो कि ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का पार्ट होता है, रिड्यूसिंग स्मोक का पार्ट नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है गैसेस सच एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, देखो ये भी गलत हो गया, फोटोकेमिकल स्मॉग में इसका तो कोई लेना देना नहीं, येस ऑफ कोर्स दिस इज़ करेक्ट, ये तो करेक्ट है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं लेकिन सल्फ़र का कोई लेना देना नहीं है फोटोकेमिकल स्मॉग में।
ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो फाइनली बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो इसमें थर्ड हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द pH ऑफ रेन वाटर इज़ नॉर्मली 5.6। बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट ये है। इससे कम अगर pH हो जाता है तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं। इफ़ द pH ऑफ रेन ड्रॉप्स बिलो 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट दे दिया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं इसमें, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर। थोड़ा छोटा लिखा हुआ है ये। ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होता है वो क्या करता है, वो मैंने इसके पहले भी समझा दिया है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का जो ओजोन है, स्ट्रेटोस्फेयर, और ये है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, तो इसका जो ओजोन है वो फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके फोटोकेमिकल स्मॉग के कंपोनेंट्स देता है। वाइल यहाँ पे जो होता है वो हमें, जो ओजोन का लेयर होता है O3 की एक ब्लैंकेट होती है जिस पे यूवी रेज आते हैं और वो चले जाते हैं। यूवी रेज को ये रिफ्लेक्ट करता है और हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है जो कि कैंसर वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे ओजोन हाईली डिज़ायरेबल, यहाँ पे ओजोन अनवांटेड है। ठीक है, तो अब देखते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूछा था कि क्या करता है। तो जनरेट फोटोकेमिकल स्मोक, पहला ही दे दिया इसने। फोटोकेमिकल स्मोक जनरेट करता है, जो कि मैंने फोटोकेमिकल स्मोक में बता रखा है। बाकी कोई भी वैलिड नहीं है इसमें। ठीक है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये तो गलत है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की ही गैस है ये, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये 2021 के बाद अब हम इन कर रहे हैं 2020 के क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 2020 का। द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द ओजोन इज़। ओजोन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू हमें ढूंढना है। तो पहला, इन द स्ट्रेटोस्फेयर द CFC रिलीजेस क्लोरीन फ्री रेडिकल Cl विच रिएक्ट्स विथ O3 टू गिव क्लोरीन डाइऑक्साइड रेडिकल। ये गलत हो गया डाइऑक्साइड का। मैं बताता हूँ एग्जैक्ट क्या है। देखो इसमें क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला है इसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें CFC आता है, CF2Cl2, यही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये टूटेगा और इसके टूटने से Cl फ्री रेडिकल बनेगा प्लस CF2Cl2 दिस अपर एटमॉस्फेयर में UV रेडिएशन को एक्सेप्ट करके Cl फ्री रेडिकल बनता है। और ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये अब ओजोन से रिएक्ट करेगा और ये बनाता है ClO फ्री रेडिकल प्लस O2। तो दिस इज़ नॉट डाइऑक्साइड, दिस इज़ मोनोऑक्साइड। ठीक है, एक ऑक्सीजन है इसमें। तो ये इस रिएक्शन की बात कर रहा था। तो ये डाइऑक्साइड के कारण ये गलत हो गया। ठीक है, तो पहला वाला ये गलत है, नॉट ट्रू। तो ये तो पहले ही कैच हो गया। वैसे बाकी को भी वेरीफाई करते हैं। इन एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर इट इज़ डिप्लेटेड बाई CFC। बिल्कुल सही है, CFC ही तो ओजोन को कम करता है। इन स्ट्रेटोस्फेयर इट इज़ फॉर्म्ड अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट द UV रेडिएशन। बिल्कुल सही है। इट इज़ अ टॉक्सिक गैस एंड इट्स रिएक्शन विथ NO गिव्स NO2। बिल्कुल सही है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। ये तो रिएक्ट ही करेगा NO के साथ, O3, और ये NO2 और O2 बनाएगा। और ये रिएक्शन ओजोन के प्रेजेंस में फास्ट होती है। ये रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होती है, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये स्लो बनाएगा NO2। तो ये स्लो होता है और ये इसको कैटेलाइज करके ये फास्ट रिएक्शन शो करता है। तो दैट्स वाई इसमें फर्स्ट वन यही गलत है और यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे ध्यान आ गया कि यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन था ये एसिड रेन, तो क्यों ना एसिड रेन के बारे में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को ही कर डालें। तो एक बार देखते हैं एसिड रेन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान में रखना है हमें। तो देखो एसिड रेन, पहला तो जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन, इसके बारे में क्या स्टोरी है। एसिड रेन, रेन वाटर के बारे में क्या स्टोरी है। रेन वाटर यहाँ लिखते हैं।
रेन वाटर। रेन वाटर के बारे में पहली स्टोरी ये है कि नॉर्मली इसका नॉर्मल पीएच जो होता है ये होता है 5.6, और अगर इसका पीएच लेस देन 5.6 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एसिडिक। ठीक है, इसके अलावा अब ये होता किसके कारण है, सारे पॉइंट्स, सो दैट एसिड रेन का कोई क्वेश्चन कभी मिस ना हो। तो ये होगा SO2 के कारण, SO2 के कारण CO2 आएगा, इसमें NO2 आएगा एंड SO3 आएगा। ये सल्फ्यूरस एसिड देगा पानी में डिज़ोल्व करके, ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 देगा, ये ये देगा HNO2 देगा, और ये H2SO4 दे देगा। तो इन्हीं के कारण यही पानी के साथ कांटेक्ट में आके एसिड बनाते हैं। अब आगे की स्टोरी ये है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो जो एसिड रेन है, एसिड रेन ये करोड करेगा पाइप को, करोड्स पाइप्स का करोजन करके एंड डिज़ोल्व FePb कॉपर इन सभी को ड्रिंकिंग वाटर में पहुंचा देगा इन ड्रिंकिंग वाटर। तो इसीलिए क्या होता है, जो आयरन वगैरह के पाइप होते हैं अंडरग्राउंड, जो पाइपिंग के नेटवर्क होती है, एसिड रेन उसके कांटेक्ट में आता है और लीचिंग इफेक्ट से इन सारे मेटल को डिज़ोल्व करके उनको वापस ड्रिंकिंग वाटर में पहुंचा देगा। तो ये होता है। दूसरा चीज़, जितने भी एंशियंट मोनूमेंट्स हैं उसके जो स्टोन्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, उसके लिए भी हार्मफुल है, उसको रिएक्ट करके उसको फेड कर देगा। तो इसीलिए जो ताजमहल का डैमेज है ना, ताज डैमेज, उसके लिए एसिड रेन ही रिस्पॉन्सिबल है। ताज कॉरिडोर के बारे में भी NCERT ने दे रखा है, ठीक है, उसको भी मैंने अपने इन्वायरमेंटल के टॉपिक में कवर किया हुआ है, तो उसको आप ज़रूर वॉच कर लेना। NH4+ सॉल्ट, देखो ये एक एडिशनल चीज़ दिया हुआ है एसिड रेन में ही कि इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली एरोसॉल्स होते हैं। एरोसॉल्स का मतलब होता है एक बिगर पार्टिकल, ठीक है, जो हवा में तैरते रहते हैं, एरोसॉल्स, ठीक है, तो फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो जो NH4+ के सॉल्ट्स होते हैं ये एरोसॉल होंगे, इट इज़ एरोसॉल, एरोसॉल्स, AERO, ठीक से लिख देता हूँ मैं इसको, एरोसॉल्स, एरोसॉल्स होंगे, और ये एटमॉस्फेयर को हैज़ी कर देते हैं, हैज़ी एटमॉस्फेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, हैज़ी एटमॉस्फेयर। दूसरा चीज़ है जो ऑक्साइड होंगे एंड NH4+, ऑक्साइड और जो NH4+ है बेसिकली एरोसॉल है, एरोसॉल्स, ये वेट डिपॉजिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेट डिपॉजिट्स, ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये डिपॉजिट होगा और वहीं पे फिर धीरे 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 धीरे, ठीक है, जमा रहेगा, तो इसको कहते हैं वेट डिपॉजिट। ओके, तो ये पूरी स्टोरी है, इसको आपको ध्यान में रखना है, कभी कोई एसिड रेन का क्वेश्चन मिस नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले पे, द थर्मल पावर प्लांट कैन लीड टू, ये क्या क्या ये तो सबसे इजी है। थर्मल पावर प्लांट का सबसे जो मेन सोर्स होता है ये CO2 तो रिलीज़ करेगा ही करेगा, और CO2 अगर रिलीज़ करेगा तो CO2 पानी के साथ मिलके H2CO3 देगा, जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें तो डायरेक्ट एसिड रेन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अगला है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग 1 to 4 रिगार्डिंग एसिड रेन आर, एसिड रेन से ही रिलेटेड है, मैंने सारे पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, अब देखते हैं कौन कौन सा कैच हो पाता है। इट कैन करोड वाटर पाइप्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर पाइप को ये करोड करके उससे आयरन, PB, कॉपर वगैरह को ड्रिंकिंग वाटर में पहुंचा देता है। तो येस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो जो करेक्ट है मैं उसको यहाँ करता जा रहा हूँ। इट कैन डैमेज द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्टोन्स, बिल्कुल सही है, वही ताज वाला जो केस है।
इट कैनॉट कॉज रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट इन द एनिमल्स, कोई मतलब नहीं है रेस्पिरेशन से। एसिड रेन वो लिक्विड है, रेस्पिरेशन में हम एयर को इनहेल करते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें, कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, कैनॉट दिया हुआ है इसीलिए। इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द ट्रीज़, ये गलत हो गया। ट्रीज़ के लिए, सॉइल्स के लिए, सभी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, क्योंकि उससे ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपने साथ बहा के लेके चला जाएगा। तो दैट्स वाई इसमें इनकरेक्ट हो गया डी, ठीक है। तो डी इज़ इनकरेक्ट वन। एक मिनट, इसमें ना एक स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। ये रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट ये बेसिकली इस ढंग से है कि जो वाटर में एसिड रेन से कोरोजन आएगा, उसको जब हम ड्रिंक करेंगे तो उस ड्रिंकिंग के कारण रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट जनरेट होगा। इट्स नॉट डायरेक्टली, बट उस ड्रिंकिंग के कारण रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो डी तो श्योर शॉट है और सी उसके साथ इस ढंग से क्लब होगा। तो फाइनली फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। मान लो अगर ये क्लिक नहीं भी करता तब भी हम ऑप्शन दे के कैच कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो एकदम कंफर्म करेक्ट हैं। दिस इज़ कंफर्म करेक्ट। तो ए और बी वाले सारे रूल्ड आउट, ये गया, इसमें ए है, इसमें भी ए है, ये दोनों रूल्ड आउट। ये ओनली सी था और डी हमें पता है कंफर्म कि ये गलत है, तो इससे हमें पता चल जाएगा सी एंड डी बोथ। नेक्स्ट आते हैं, द कंडीशन दैट इंडिकेट्स अ पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट इज़। तो पहला है यूट्रोफिकेशन, ये तो बिल्कुल सही है, पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वाटर में और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। तो ये तो पहले ही कैच हो गया हमारे पास। वैसे बाकी को वेरीफाई कर लेते हैं। 0.03% CO2 इन एटमॉस्फेयर। देखो जो एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल है वो यही है, ये आइडियल लेवल है, आइडियल लेवल। और हमारी एक्टिविटीज़ से जो हम इंडस्ट्रियल फ्यूल जलाते हैं ऑटोमोबाइल के थ्रू, तो जो CO2 का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो आइडियल लेवल यही है, इसी को एटमॉस्फेयर इक्विलिब्रियम के थ्रू मेंटेन करता है। BOD वैल्यू इज़ 5 ppm, एक क्वेश्चन में आ चुका है, मैंने बता भी दिया है कि जो आइडियल वैल्यू होती है 5 ppm या उससे कम होनी चाहिए। pH रेन 5.6, pH ऑफ द रेन वाटर, जो नॉर्मल रेन वाटर है, अगर वो एसिडिक नहीं है तो उसका pH 5.6 अगर है तो इसका मतलब वो पॉल्यूटेड नहीं है, तो इसीलिए इसमें फर्स्ट आ जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अमॉन्ग द गैसेस A to E द गैसेस दैट कॉज ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स आर। ये तो मैंने बता भी दिया, पूरी लिस्ट दे दी थी। तो इसमें O2 को छोड़ के बाकी सारे ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल एक्सेप्ट O2। तो A B C एंड E सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन है, नहीं एक और है। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वही BOD फिर से आ गया। बेसिकली BOD होता कैसे है मैं बता देता हूँ। जो उसके अंदर हम हमारी एक्टिविटीज़ से जो ऑर्गेनिक वेस्ट पहुँचते हैं उसके ऊपर बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं और वो बैक्टीरिया पानी के ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यही डिमांड करते हैं कि एक गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको कितना वाटर चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसी का जो मेज़रमेंट होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अगर BOD की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया है उनकी, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसमें पॉल्यूटेंट लेवल भी ज़्यादा है। तो इस ढंग से हम कोरिलेट करते हैं। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन ppm फॉर सस्टेनिंग द लाइफ इन अ वाटर बॉडी। ये स्टेटमेंट पूछा क्या इसने, इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये तो गलत हो गया, ठीक है। ये पूछ रहा है कि BOD का डेफिनेशन क्या है, जो मैंने अभी बताया कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो है। दूसरा है बाय बैक्टीरिया, ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। बिल्कुल सही, ये करेक्ट हो गया। फोटोकेमिकल से तो कोई इसका लेना देना नहीं है, तो इसका तो कोई फोटोकेमिकल से लेना देना ही नहीं है। और दूसरा एनारोबिक, एनारोबिक से कोई मतलब नहीं है। एनारोबिक का मतलब है वैसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसके तो नाम में ही ऑक्सीजन है, तो ये तो ऑक्सीजन डिमांड से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए सेकेंड वन इज़ करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। तो दिस मच इन दिस वीडियो। तो इसमें दोनों ईयर यानी 2020 के और 2021 के फरवरी और मार्च शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, तो इसको आप वॉच करके जाओ, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। और मेरा जो इन्वायरमेंटल का वीडियो आ रहा है उसको ज़रूर आप वॉच करोगे, ठीक है। उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हार्डली 10-15 मिनट्स में कंप्लीट उसको कर दूँ।